तो आगे ये 13 हो गया 283। तो ये बताओ, ये एल्युमिनियम एटम अगर एटम है तो उसके अंदर हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, है ना? अरे सुनाई दे रहा है? यस सर। तो एल्युमिनियम एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। पहले ऑर्बिट में बनाए तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में बनाए तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3। यही तो बोलते हैं हम। यस सर। अब एक बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स F1। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये भी है और ये प्रोटॉन है, इसके बीच में अट्रैक्शन। प्रोटॉन के बीच में ना कहो, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन कहो। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन क्या लगेगा? ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F2। ये तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। होगा? यस सर। एक बात तो, इन तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से फर्स्ट जो इनर ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में ये है, थर्ड ऑर्बिट में ये है, इनमें से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा? थर्ड ऑर्बिट वाले का। F1 सबसे ज्यादा होगा, F2 से कम, और F3 सबसे कम होगा। ठीक है, F1, F2 और F3, यही तो होगा। यस सर। ठीक है, और ये वाली अगर बात है तो ये तो किसी भी मेटल के, मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान सुनना, किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, ये कौन सा ऑर्बिट है? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे कैसे बाउंड होंगे? वो लूजली बाउंड होंगे, कैसे होंगे? लूजली बाउंड। सबसे ज्यादा लूजली बाउंड होंगे। क्यों बाउंड है सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा है? कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूजली बाउंड है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, इनके बीच में और कम। क्यों सर? कूलाम्स लॉ से, इस वाले स्टेटमेंट से। जितनी सेपरेशन कम होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ सेपरेशन कम है, यहाँ सेपरेशन सबसे ज्यादा है। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, किसी भी मेटल्स के किसी एक एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं। बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, इतने ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर पर ही, नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को ब्रेक करके क्या हो सके? फ्री हो सके, है ना? देखो एनर्जी ऑब्टेन कहां से करते हैं सर? तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E के बराबर 3/2 KT, पढ़ा है? यस सर। ये क्या है? टेम्परेचर। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसे, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो जानते हो, बहुत कम टेम्परेचर पर ही, बहुत कम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना? नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, डिग्री सेल्सियस, उससे भी बहुत कम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि इस बॉन्ड, इस फोर्स को क्या कर सके? ब्रेक कर सके, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो लूजली बाउंड है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बहुत कम एनर्जी पर ही इस ऑर्बिट से फ्री हो जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को हम फिर क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जा सकता? जो इनर ऑर्बिट में है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है, और बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? फ्री हो सके। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। लेकिन जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू
इनर और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की कंपेयरिंग, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। सुनाई दिया? तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम टेम्परेचर पर ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ऐसे ही एक एटम से हुए, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे इसके अंदर, तो उससे बहुत सारे, देखो एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं? 3। लाखों करोड़ों एटम्स हैं, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल के अंदर या नहीं होंगे? होंगे। यस बहुत कम टेम्परेचर पर ही इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत कम टेम्परेचर पर ही इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर सकते हैं भाई? इस मेटल के इनसाइड जो स्पेस होता है, जानते हो इनका एक स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हो। स्ट्रक्चर होता है ना एटम्स का, कोवैलेंट बॉन्ड वाली कंडीशन में बोल सकते हो। जैसे एक बताओ ऐसे होगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये तीसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये चौथे एटम का न्यूक्लियस है, ये पांचवें इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस है, ये छठवें एटम का न्यूक्लियस है। अब इसके ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी अटैक करता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का है, इस एटम का है, लेकिन इसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन का एटम भी क्या करता है? न्यूक्लियस अटैक करता है। तो ये एक दूसरे के बीच में क्या होते हैं? एक जालक सा बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, ये एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं, है ना। तो इनके बीच में भी क्या होता है? इन एटमों की जगह में बीच में भी क्या होता है? स्पेस होता है। उन स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो उस बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस खाली जगह होती है, उस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करने के लिए पूरे मेटल में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। पूरे मेटल में कहीं भी मूव करने के लिए ये एटम क्या है? फ्री हैं। समझ में आया पहले ये वाली बात? यस सर। अच्छा, लेकिन एक बात तो, पूरे मेटल में फ्री हैं मूव करने के लिए, लेकिन कैसा मोशन करते हैं बेटा मेटल के अंदर? वो रैंडम मोशन। रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन अगर हम क्या लगा दें, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दें ऐसे, फ्री तो वो बहुत कम टेम्परेचर पर होगा ही। अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दें तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगेगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की तरफ, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जो फ्री होंगे, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन जो बहुत कम टेम्परेचर पर ही क्या हो गए? अलग हो गए। उन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लूजली बाउंड थे। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो फ्री हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगेंगे? जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस पॉजिटिव एंड की तरफ, ऐसे। लेकिन क्या स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं ये सीधे सीधे? ऐसे चलते हैं सीधे सीधे? नो सर। चल, अभी भी ये कोलिजन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन उनकी जो टेंडेंसी होगी चलने की, वो किधर की तरफ होगी? पॉजिटिव एंड की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रेट पाथ पर सीधे चलेंगे। आपको पीछे पढ़ाया ये वाला पॉइंट मैंने सेकंड यूनिट में, है ना। ये नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ये नहीं पढ़ाना चाहता। ये बात समझ में आ रही है पहले आपको? यस सर। क्या इंसुलेटर में भी ऐसा ही होता है क्या? नो सर। इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करती? जब ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है। फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, ये जो डेफिनेशन होते हैं, फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम फॉर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। लेकिन इंसुलेटर्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, कुछ और होता है? ऐसा ही होता है, बट अंतर क्या होता है? इंसुलेटर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के साथ वेरी टाइटली बाउंड होते हैं। इतने ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर तो छोड़ो, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते? अलग नहीं होते, फ्री नहीं हो पाते। क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ कैसे बाउंड होंगे? टाइटली बाउंड होंगे। इसीलिए उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं इंसुलेटर के अंदर, फ्री नहीं होते। और जब फ्री नहीं होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करा, दैट मीन चार्ज नहीं मूव करा, चार्ज नहीं मूव करा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ये बात समझ में आई? यस सर। चलो, एक बात तो समझ में आ गई कि बहुत कम टेम्परेचर पर इस मेटल्स के अंदर क्या होते हैं?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम टेम्परेचर पर। अब बात आती है कि सर ये बहुत कम टेम्परेचर पर अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो ये मेटल के अंदर ही घूमते रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकल पाते कम टेम्परेचर पर? अगर ये टेम्परेचर कम है तो ये फ्री हो गए लेकिन मेटल सरफेस से बाहर निकल पाते हैं? नो सर। नो सर। मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते। कब नहीं निकल पाते? नॉर्मल टेम्परेचर पर या उससे कम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो जाते हैं लेकिन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते। तो देखो ये आपका क्या है, मेटल। ये तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हुए मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकले तो मेटल अभी भी न्यूट्रल है कि कुछ चार्ज आ जाएगा? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। ही है, न्यूट्रल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर ही है, फ्री हुए हैं तो क्या हुआ है, तो उसी के अंदर, तो पूरा जो मेटल सब्सटेंस होगा वो अभी भी न्यूट्रल ही होगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन या रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं लेकिन मेटल सरफेस के से बाहर क्यों नहीं निकलते? रीजन बताओ, कॉज बताओ। तो जानते हो इस वर्क फंक्शन से पहले, जब हम वर्क फंक्शन नहीं पढ़ा था, लेनार्ड मिलकर के एक्सपेरिमेंट्स नहीं आए थे, उससे पहले हम क्या एक्सप्लेनेशन देते थे? हम क्या आंसर देते थे कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकलता? तो जरा समझो, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से जैसे ही कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर जैसे ये बाहर निकलेगा तो इस मेटल पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलने की सोच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की सोच रहा है, तो इस पर मेटल सरफेस, मेटल पर कैसा चार्ज आ जाएगा? मेटल कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी से, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उस पर टोटल चार्ज 0 है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मालूम है ना? यस सर। ठीक है। अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मेटल कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा फिर? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वापस उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के अंदर क्या कर लेता है? खींच लेता है। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता। सुनाई दिया? यस। ये एक्सप्लेनेशन दिया शुरुआत में, एक्सप्लेनेशन हमने ये दिया इसका कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकल पाता, कि जैसे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो मेटल सरफेस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उनके बीच में अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन होने की वजह से वो वापस इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कर लेगा? वापस खींच लेगा मेटल, और खींच लेगा। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाता, ऐसा कहा पहले। कितना समझ में आया? यस सर। लेकिन जब ये बाद में बात आई, जब लेनार्ड और मिल्कर ने कहा, लेनार्ड और मिल्कर ने बताया वर्क फंक्शन के बारे में, तब हमें एक नई बात सामने आई। अब हम ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर क्यों? फ्री तो होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर से भी कम टेम्परेचर पर उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे या नहीं थे? लेकिन वो फ्री तो है, मेटल के अंदर घूम सकते हैं लेकिन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते नॉर्मल टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पर। तो क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते क्यों नहीं है? अब वर्क फंक्शन की वजह से बताओ। तो जानते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर कब निकल सकता है? जब उसके पास वर्क फंक्शन के इक्वल या फिर उससे ज्यादा एनर्जी हो। कल पढ़ाया था वर्क फंक्शन के बारे में मैंने आपको। कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तभी बाहर निकल सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कम से कम किसके बराबर हो? वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा एनर्जी हो। याद है आपको? यस सर। तो ज्यादा ही कह दो। कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तब बाहर निकल सकता है जब उसके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से कैसी हो? ज्यादा हो।
लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है E के बराबर 3/2 kT। अगर ये टेम्परेचर कैसा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर, जैसे हम 27 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, इतने टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करते हैं, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कम होती है किससे? वर्क फंक्शन से। मेटल के वर्क फंक्शन से ये इतने टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करते हैं, ये जो एनर्जी होती है ये हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम रहती है। और कम रहती है इसीलिए इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर नहीं निकल पाता। सुनाई दिया? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने ये कहा, लेनार्ड मिल्टन जी ने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर, उसकी रीजन ये है। समझ में आया? लेकिन एक बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने की फिर पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो मेटल सरफेस से तो वो तभी पॉसिबल है जब उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। ये इन्होंने इस तरह से बताया कि किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है। उन्होंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तभी बाहर निकल सकता है, इजेक्ट हो सकता है, जब उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। समझ में आया? और कम, नॉर्मल टेम्परेचर पर एनर्जी हमेशा कम रहती है इलेक्ट्रॉन के पास, इसीलिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते। ये क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो ये वाले सेंटेंस अगर आप नोट से पढ़ोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मैटर में ये लाइन लिखी हुई है पूरी की पूरी जो मैंने बोली, एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन हेडिंग डली हुई है। इलेक्ट्रॉन कब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकल सकता है, उसकी क्या कंडीशन है, तो उसकी कंडीशन समझ में आ गई होगी। जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फाई से, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सकता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो जानते हो कितने मेथड होते हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के? मेथड इलेक्ट्रॉन इमिशन करने के मेटल से, तो 4 मेथड होते हैं, 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हो। पहला थर्मियोनिक इमिशन। कौन सा? थर्मियोनिक इमिशन। ये सब थर्मियोनिक इमिशन क्या है? तो थर्मियोनिक इमिशन समझते हैं। ये कोई हमारे पास क्या है? मेटल। इस मेटल को हमने क्या करना शुरू कर दिया? हीट, गर्म करना शुरू कर दिया, हीट कर रहे हैं। अगर हम किसी मेटल को हीट करें, मतलब उस मेटल को गर्म करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, तो ये तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं घटेगी? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अगर इस मेटल को तुम हीट करोगे और रेड हॉट कर लो, कैसे कर लो? गर्म करके कैसा कर लो इसे? रेड हॉट। रेड हॉट समझते हो ना तुम? किसी मेटल को गर्म कराए, देखा है आपने? आयरन को जब गलत गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, बिल्कुल रेड हॉट, है ना? Yes, sir. देखा है। तो जब इस मेटल को हम हीट करते हैं, रेड हॉट कर लेते हैं, तो इस रेड हॉट करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़कर किससे ज्यादा हो जाती है? इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या करने लगेंगे?
बाहर निकलने लगेंगे। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर, ये सरफेस ही तो गया, नीचे वाला सरफेस हो गया ना, इसी को तो गर्म कर रहे हो आप। यस सर। Yes, sir. तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे। क्यों इजेक्ट हुए, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Photo नहीं electrons. नहीं 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 बोलेंगे। लाइट थोड़ी डाली हमने, लाइट डाली है? नो सर। No, sir. तो इसे बोलते हैं थर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं? थर्मियॉन्स। Thermion. इन इलेक्ट्रॉनों को नाम दिया थर्मियॉन्स, और इस फिनोमेना को नाम दिया थर्मियोनिक इमिशन। आया? यस सर। Yes, sir. ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा ही है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कह देंगे और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देंगे। वो अलग है। लाइट डालने से होता था। लाइट डाली है क्या आपने यहाँ पे? No, sir. तो लाइट तो डाली नहीं है, हीट किया है। अगर हम हीट करें किसी मेटल को और रेड डॉट कर दें, तो रेड डॉट करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकलने लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको नाम दिया गया थर्मियॉन्स, और इस इफेक्ट को नाम दिया गया, इस फिनोमेना को नाम दिया गया थर्मियोनिक इमिशन। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। दूसरा होता है सेकेंडरी इमिशन। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी Second इमिशन। emission. ये क्या होता है सर? तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं मेटल सरफेस से। तो ये सेकेंडरी इमिशन किसे कहते हैं जरा समझो। ये दूसरा फिनोमेना हो गया। चार फिनोमेना होते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के। 4 तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मेटल सरफेस से, बाहर निकाल सकते हैं, बाहर। तो दूसरा क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की हम बीम डालें। क्या डालें? ये क्या है? ये क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन डाला है कि बीम डाली है? बीम। Beam डालिए. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? जैसे होती है मशीन गन, Yes, sir. उससे गोली चलाते तो निकलती चली जाती हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकलती चली जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की एक बीम डाली जा रही है। आ रहा है कि नहीं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाई कैसे डाले जा रहे हैं? लो वेलोसिटी से या हाई स्पीड से? High speed से. हाई बहुत बहुत तेजी से डाले जा रहे हैं। तो जब इस मेटल सरफेस से एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बीम डालते रहे भाई हाई स्पीड से, तो ये मेटल का सरफेस हीट अप होगा या नहीं होगा? Tap होगा. यस सर होगा। होगा। तो जानते हो इन इलेक्ट्रॉनों के टकराने से, कॉलिजन होने से, जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, हाई काइनेटिक एनर्जी के बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब बहुत तेजी से चल रहे हैं ये। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी के बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टकराने पर लॉस्ट होगी या बढ़ेगी? Lost होगी. तो हम जानते हैं कि एनर्जी को तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना लॉस्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होके कहां गई? Transfer होगी. Transfer. ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगी. ट्रांसफर नहीं हुई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हीट में. हाँ, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों की, जो हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किए, तो जब ये कॉलिजन करेंगे तो यहाँ टकराएंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। टकराने से कॉलिजन, कॉलिजन करने से किसी चीज से टकराए तो उसकी स्पीड घट जाती है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी घटी तो काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। किसमें हुई? Heat energy हीट में. एनर्जी में। ट्रांसफर नहीं हुई, कन्वर्ट हुई। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो उस हीट एनर्जी की वजह से ये जो मेटल है वो क्या हुआ? गर्म होगा, ठंडा? गरम. गरम। और जैसे ही गर्म होगा फिर टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो जैसे ही इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अब इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसकी समझ में आ रहा है? Yes, sir. आया? और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। क्या ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है कि मेटल से बाहर निकला है? मेटल से बाहर निकला. मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। आ रहा है कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या दिया? इस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल सरफेस से निकला है, ये तो डाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, हम इंसिडेंट कर रहे हैं। ये इंसिडेंट कर रहे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी की बीम डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की।
ये जब टकराती है तो कोलिजन होने से हीट एनर्जी डेवलप होती है, और उस हीट एनर्जी की वजह से ये मेटल हीटअप होता है, और हीटअप होता है तो इलेक्ट्रॉनों का टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनों को जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और जैसे ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ये वाले जो अंदर हैं ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकले आते हैं। आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. इन इलेक्ट्रॉनों को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? Secondary कौन electrons. से इलेक्ट्रॉनों को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहा है? जो मेटल सरफेस से अंदर से बाहर निकले, अंदर से, जो मेटल सरफेस के अंदर से निकले हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं हम? Secondary electrons. और इस इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने की इस फिनोमेना का नाम क्या है? Secondary emission. सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा है हमारा फील्ड इमिशन। कौन सा? फील्ड इमिशन। ये फील्ड इमिशन क्या है? तो एक बात बताओ, ये मेरे पास एक मेटल है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते ही हैं, पक्का? ठीक है, अब मैं इसे एक बैटरी, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, एक बैटरी लगा दूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं, तो मैंने कर दिया, तो ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं? यस सर होगा। Yes, Yes, sir. होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अगर इसकी लेंथ L है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ होल लेंथ। Hmm. पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हम हाई कर दें, वेरी हाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा? हाई हो जाएगा। High हो हाई हो जाएगा. जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई हो जाएगा। तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करें, हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा। समझ में आया? हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो जाए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से भी ज्यादा हो जाए। तो क्या होगा पता है? तो ऐसा होने पर जो करंट जनरेट होगी, V बराबर IR होता है, V में और I में डायरेक्ट रिलेशन होता है। Yes, sir. Yes, sir. ये तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम वेरी हाई लगा दोगे तो करंट भी बहुत लार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। Large. Large. तो अगर करंट इसमें लार्ज फ्लो करेगी तो ये वायर मेटल जो है वो हीटअप होगा या नहीं होगा? टप होगा। होगा Yes, sir. ही। Heat up होगा. गर्म होगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर फिर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसी वो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिर ज्यादा मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से बाहर निकलने लगेंगे। आया? यस सर। Yes, sir. Sir. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फील्ड इमिशन। क्या बोलते हैं? Field emission. ये तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा कौन सा है फिर बता सकते हो? चौथा तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का? Photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी का तो आंसर नहीं दे पा रहे हैं हम, लेनार्ड मिल्टन, कि अगर मेटल सरफेस पर लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है लाइट डालने से? इसमें तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिए। अब लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहा है वो समझाओ। तो क्या लेनार्ड और मिल्टन इस बात को समझा पाए कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? No, sir. No, sir. उन्होंने तो बस कह दिया कि इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, तभी अगर आपकी दूसरी जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट होगी तो वो उस इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट कर लेगी और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकला ही क्यों लाइट डालने से, उसको ये नहीं समझा पाए। कौन? Leonard Leonard Millikan. Millikan. लेनार्ड और मिल्टन। तो आइंस्टाइन जी इसको समझा रहे हैं कि मैं बताता हूं कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन कैसे क्यों निकला और कैसे कैसे प्रोसेस हुई अंदर। लाइट डालने से ऐसा क्या हुआ अंदर जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले आया, तो उसको मैं समझाता हूं। तो अब आइंस्टाइन जी शुरू होते हैं। तो आइंस्टाइन जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। अब आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं, ठीक है।
आगे यहाँ तक समझ में आया पहले आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमारे सिलेबस में केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये ना तो थर्मियोनिक इमिशन हमारे सिलेबस में है, ना फील्ड इमिशन हमारे सिलेबस में है, और ना ही आपका सेकेंडरी इमिशन हमारे सिलेबस में है। ये तो आपको बता दिया कि कितने तरीके से आप इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हो, इजेक्ट करने के तरीके बता दिए आपको, ठीक है। इसमें से हमारे सिलेबस में केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला स्टेटमेंट है। तो आइंस्टाइन जी का कैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो ये कैसे कह रहे हैं, जरा सा ये कैसे समझा रहे हैं कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं? अब आइंस्टाइन का स्टेटमेंट सुनते हैं। तो सबसे पहले आइंस्टाइन जी आए, बोले कि भाई लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्यों निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, ये समझाने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। तो बोले कि क्या, पहले आपको लाइट का नेचर पता होना चाहिए कि लाइट का नेचर क्या है। अगर लाइट के नेचर को ही नहीं जानते हो, क्योंकि ये लाइट का फेनोमेना है, तो लाइट का नेचर ही नहीं मालूम, तो बिना नेचर मालूम पड़े आप इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर बताओ लाइट का नेचर क्या है? तो फिर बोले कि लाइट ट्रेवल वेव के फॉर्म में नहीं करती है। लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है। किन्होंने कहा? आइंस्टाइन जी। आइंस्टीन। देखो फिर बात वहीं पे पहुंच गई लाइट की पे, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। इससे पहले भी कितनी थ्योरी आ चुकी हैं? दो। एक तो कौन सी थी? न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, याद है? Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में, उन्होंने एज्यूम किया था कि किसी भी लाइट सोर्स से माइन्यूट पार्टिकल निकलते हैं, वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, और वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल को उन्होंने नाम रखा कॉर्पस्कल्स पार्टिकल्स, और उस थ्योरी को नाम दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। याद आ रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इन्होंने अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। लेकिन वो अपनी इस थ्योरी से किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और भी बहुत सारी उसमें गलतियां थी, वो मैं आपको पढ़ाई थी, क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या कमी थी उसमें। लेकिन अपने व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से 150 ईयर तक या 125 ईयर तक उनकी थ्योरी मान रही। 1675 में ये थ्योरी आई थी। फिर 1678 में हाइगन की थ्योरी आ गई। उन्होंने कहा कि ना, लाइट से कोई ऐसे पार्टिकल वार्टिकल नहीं निकलते। ऐसा वो क्यों कह पाए पता है? इसलिए कह पाए थे क्योंकि न्यूटन के पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। उन्होंने ये एज्यूम किया था कि लाइट सोर्स से पार्टिकल्स निकलते हैं, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। हाइगन ने भी एज्यूम किया कि उनके पास भी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। Experimental evidence था? नहीं था। No, sir, नहीं था. नहीं था। हाइगन ने भी अजम्पशन करके माना कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। हाइगन ने जो वेव थ्योरी बनाई वो अजम्पशन ही था, उनके पास भी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है कि लाइट ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में। लेकिन जब यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था तब इनको सपोर्ट मिला था। उन्होंने, यंग का एक्सपेरिमेंट ही था, तब इन्हें सपोर्ट मिला था, लेकिन 1801 में जाके नहीं। इन्हें सपोर्ट मिला था कि लाइट, हाँ वास्तव में वेव ही कंसीडर करोगे तभी आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हो। पार्टिकल कंसीडर करके तो आप किसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हाइगन जी ने अपनी थ्योरी के बेसिस पर इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन हुए। लेकिन जानते हो हाइगन की थ्योरी किसे एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रही? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हाइगन की वेव थ्योरी। और आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी जो बनाई, जिसे नाम दिया प्लांक क्वांटम थ्योरी, उस थ्योरी से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट को भी कर सकते हैं। एक फेनोमेना और होता है लाइट का, सिलेबस में नहीं है अपने, कॉम्पटन इफेक्ट, उसको भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन की थ्योरी का नाम था प्लांक क्वांटम थ्योरी। लेकिन आइंस्टाइन की ये थ्योरी कौन से लाइट के कौन से फेनोमेना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई? जो हाइगन के फेनोमेना थे, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इनको आइंस्टाइन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और हाइगन की थ्योरी इस
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, समझ में आया? अगर लाइट वास्तव में ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो ये भी तो लाइट का फिनोमेना है, तो ये भी लाइट अगर का फिनोमेना है, तो हाइगन की वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन अभी फेल होने के रीजन पढ़ेंगे कि हाइगन की वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो क्यों फेल हुई उसका रीजन देंगे, क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में। ये हाइगन की वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई, किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने में। और आइंस्टाइन की थ्योरी करेक्ट थी इसमें, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी किसकी एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो गई? रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई आइंस्टाइन की थ्योरी। फिर भी आइंस्टाइन जी कह रहे हैं कि नहीं, कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती? वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लाइट का ही फिनोमेना है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती। जानते हो, आज हम जानते हैं कि लाइट कैसा नेचर रखती है? डुअल नेचर। डुअल नेचर रखती है। वो डुअल नेचर कौन है पता है? एक नेचर है हाइगन वाला, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और दूसरा नेचर है आइंस्टाइन वाला। आ रहा है कि नहीं? जो दो नेचर रखती है लाइट, इसीलिए उसकी थ्योरी, हाइगन जी की थ्योरी इन दो फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ इन दोनों फिनोमेनाओं में लाइट का नेचर कैसा है, आइंस्टाइन जो बताएंगे उस जैसा है। और आइंस्टीन की थ्योरी उन सभी लाइट के उन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में लाइट का नेचर कैसा है? वेव जैसा है। आ रहा है कि नहीं? तो डी ब्रोगली, अभी आगे आएगा साइंटिस्ट डी ब्रोगली, वो बताएंगे कि लाइट डुअल नेचर रखती है। उस समय ये वाली बात नहीं थी जब ये आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि डुअल नेचर रखती है, उस समय की बात नहीं है ये तो आपसे भी आगे की बात है डुअल नेचर वाली, जब आइंस्टाइन जी बता देंगे। अभी एक दूसरे पे प्रत्यारोपण कर रहे हैं, हाइगन की थ्योरी लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इनसे पूछा गया, चलो ठीक है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है, तो आप बता दो कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है और कैसे ट्रेवल करती है। तो ये बोला कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है और किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इनका क्या कहना था, इनकी थ्योरी का नाम था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इन्होंने क्या दी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो हम पहले अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं। किसकी चीज में पढ़ रहे हैं बताएं? कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। सर आपने तो कहानी बदल दी, लाइट के ट्रेवल करने में पहुंच गए। हम तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जानना चाह रहे थे कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं। तो यही तो आइंस्टाइन जी ने कहा कि अगर आप लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैसे, अगर इसे जानना चाहते हो तो पहले लाइट के नेचर के बारे में जानना पड़ेगा कि लाइट का नेचर कैसा है। दैट मींस लाइट ट्रेवल कैसे करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो कह रहे हैं कि मैं बताता हूं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी। अब लाइट के ट्रेवल करने के बारे में ये थ्योरी है, किसके बारे में है? ये लाइट के ट्रेवल करने के बारे में थ्योरी है कि लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे ट्रेवल करती है। आइंस्टाइन जी ने इसके बारे में बताया। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी सोर्स है, लाइट सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट से क्या निकलते हैं? फोटोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटोन। सर ये फोटोन क्या होता है? तो आइंस्टाइन जी कहते हैं किसी भी लाइट सोर्स से एनर्जी के बंडल या पैकेट निकलते हैं। ये क्या है? बंडल हैं या पैकेट्स हैं? ये पैकेट्स हैं या फिर बंडल्स हैं? किसके? बंडल्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के। किसी भी लाइट सोर्स से वेव नहीं निकलती है। हाइगन जी ने कहा था किसी भी लाइट सोर्स से ऑल direction में क्या निकलती हैं? वेव निकलती हैं। ये बोला कि ना, किसी भी लाइट सोर्स से वेव नहीं निकलती, किसी भी लाइट सोर्स से एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स निकलते हैं। किसके बंडल्स और पैकेट्स निकल रहे हैं? एनर्जी के। एनर्जी के। हाइगन जी ने कहा कि किसी भी लाइट सोर्स से, सॉरी हाइगन ने नहीं, आइंस्टीन जी ने कहा किसी भी लाइट सोर्स से वेव नहीं निकलती,
किसी भी लाइट सोर्स से क्या निकलती हैं? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट निकलते हैं। एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स निकलते हैं, और एनर्जी के इस स्मॉल बंडल्स या पैकेट्स को ही उन्होंने क्या नाम दिया? ये एनर्जी के बंडल्स हैं। ये भी एक एनर्जी का बंडल ये हो गया, फिर छोटे छोटे बहुत सारे निकल रहे हैं। ये एनर्जी का बंडल, ये भी 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 स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी। और इसी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बंडल्स, एनर्जी के इस बंडल को नाम दिया उन्होंने फोटोन। कैसे आप फोटोन कहो या फिर क्वांटा, या फिर क्या कहो? क्वांटा। फोटोन कहो या क्वांटा। तो फोटोन क्या है? एनर्जी का बंडल्स है। फोटोन क्या है? स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, है ना। और ये कहां से निकलते हैं? किसी भी लाइट सोर्स से क्या निकलते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट निकलते हैं, जैसे हम फोटोन कहते हैं। और लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये जो फोटोन है ये वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड से चलते हैं। ये जो फोटोन है एयर और वैक्यूम में कितनी स्पीड से चलते हैं? लाइट की स्पीड से चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगी? तो लाइट ट्रेवल किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। Photon. लाइट फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जिधर ये फोटोन चलते हैं, तो फोटोन चल रहे हैं, वही किसका पाथ है? लाइट के ट्रेवल करने का पाथ है। ये फोटोन चलते जाएंगे आगे, ये फोटोन निकले और ये आगे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइट चल रही है बीच। समझ में आपको? लाइट का ट्रेवल करना मतलब फोटोन का ट्रेवल करना, ठीक है। लाइट ट्रेवल करती है किसके फॉर्म में? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. ये इनकी थ्योरी थी। अब ये बताओ, हमने ये कह दिया तो हमारे क्वेश्चन मन में एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आया? पहला क्वेश्चन तो ये आया कि सर अगर फोटोन बंडल है एनर्जी का, स्मॉल बंडल है एनर्जी का, तो इसका मतलब फोटोन के पास एनर्जी होती है। तो फोटोन के पास, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? ये फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी एनर्जी और एनर्जी के बंडल्स हैं ये, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटोन। तो इसका मतलब फोटोन के पास एनर्जी होती है, क्योंकि फोटोन है ही क्या? एनर्जी का एक बंडल। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है? पूछा गया कि भाई एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। कोई भी फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो फोटोन की एनर्जी की बात कहें तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन E इज इक्वल टू, वो लिखेंगे हम h न्यू। इन्होंने फोटोन की एनर्जी कितनी बताई? E is equals to h nu. h न्यू। ये क्या नाम है? h, E का नाम है एनर्जी ऑफ फोटोन। h इंटू न्यू। h क्या है? Planck's h है constant. प्लांक्स कांस्टेंट। h का नाम है प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, है ना। यूनिट लिखें इसकी, अगर प्लांक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं हो तो आपको याद कर लेना, जूल इंटू सेकेंड। लेकिन निकालनी हो तो निकालेंगे कैसे? तो h की यूनिट चाहते हो तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। कितना आया? Yes, sir. तो ये तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी तो होता है 1/टाइम पर। Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट लिख सकते हैं 1/सेकेंड। Yes, sir. सर। एनर्जी की यूनिट क्या लिखें? ई क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड, तो सेकेंड कहां पहुंच गया? ऊपर. ऊपर। तो प्लांक कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई? जूल इंटू Second. सेकेंड। जूल इंटू Second. सेकेंड। सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। तो एक बताओ, फोटोन की एनर्जी, यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? Frequency फ्रीक्वेंसी। पर. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, या फिर वेवलेंथ पे भी कर सकती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो हम लिख Yes, सकते sir. हैं एच सी ओवर लैम्डा, ऐसे।
तो जो फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एच तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, यूनिवर्सल, यस सर। Yes, sir. तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पे डिपेंड करती है या फिर वेवलेंथ पर, एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी पे कह दो या वेवलेंथ पर कह दो, ठीक है, करती है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा याद करो, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है या सोर्स ऑफ लाइट पर। Source of light पर. सोर्स ऑफ लाइट। पीछे हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, किस पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम पर। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगर लाइट किसी मीडियम चेंज हो जाए तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? No, sir. No. नो मीडियम सर। चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बट सोर्स चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं? यस Yes, सर। sir. होगी. Yes. फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे अगर हाई फ्रीक्वेंसी, ये सोर्स ऐसा है, ये ऐसा सोर्स है लाइट का कि ऐसी लाइट निकालेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। भाई सोर्स ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती, तो हमने एक ऐसा सोर्स लिया, हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स लिया। कैसा लिया हमने? जो सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं वो कैसी फ्रीक्वेंसी का ले रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स लिया। आया? तो अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स लिया तो इससे जो फोटोन निकल रहे होंगे इस लाइट सोर्स से, अगर ये सोर्स कैसा है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो कैसा सोर्स है? हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। इससे कैसी लाइट इमिट होगी? हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होगी, ऐसा सोर्स लिया। तो इससे जो फोटोन इमिट होंगे उसकी एनर्जी हाई होगी या लो होगी? हाई हाई होगी. होगी। लेकिन अगर हम सोर्स ऑफ लाइट ऐसा ले लेते, लो फ्रीक्वेंसी का सोर्स ऑफ लाइट ले लेते, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा सोर्स लिया जिससे कैसी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है? लो फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है। अगर हमने ऐसा सोर्स ले लिया जिससे लो फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती होगी तो उसमें जो फोटोन निकलेंगे वो सोर्स से, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? एनर्जी कम होगी. कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी. कम। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम हो जाएगी ना। यस सर। Yes, sir. तो ये था ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा या कम फोटोन एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, मतलब सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। आप ऐसा सोच लो जो कैसी लाइट निकालता है? हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालेगा, उससे जितने भी फोटोन निकलेंगे उन सबकी एनर्जी वो भी कैसी होगी? ज्यादा या कम? हाई होगी. ज्यादा. हाई होगी। ये वाली बात समझ में आ गई सारी आपको? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो देखो हम प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन नहीं पढ़ रहे अभी, हम प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन पढ़ाएंगे कि फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी ये भी है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, एच न्यू। और एनर्जी ऑफ फोटोन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes. भी एक प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं किसकी? फोटोन की। अभी हम फोटोन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे। पहले इतनी बात समझ में आया इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, किसके बारे में स्टेटमेंट है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। लाइट की लाइट की ट्रेवल ट्रेवल करने करने। लाइट का ट्रेवल कैसे, लाइट कैसे ट्रेवल करती है? तो किसी भी लाइट सोर्स से एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स निकलते हैं, उस एनर्जी के बंडल्स या पैकेट को हम फोटोन कहते हैं, और ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल ना करके लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? एज अ फोटोन के फॉर्म, फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जो लाइट फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है और एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए ये इन्होंने बोल दिया ऐसे। आगे की कहानी, अब ये बताइए कि लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, मैं उसे बताता हूं। आइंस्टाइन जी बोले, अब मैं ये बताता हूं कि लाइट डालने से, अगर आपने मेरी थ्योरी को समझ लिया है, इतनी ही है मेरी थ्योरी। अब फोटोन के बारे में जो प्रॉपर्टियां होंगी वो मैं बताता रहूंगी कि प्रॉपर्टी फोटोन के अंदर क्या प्रॉपर्टियां हैं, है ना। तो वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब मैं बताता हूं कि लाइट डालने से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों होता है, वो अब मैं बताता हूं कैसे इजेक्ट होता है। तो शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे इजेक्ट होता है, इसको बताने के लिए वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्या ले लिया उन्होंने? एक मेटल। ये क्या ले लिया? एक मेटल। मेटल.
ठीक है, अभी बताओ इस मेटल डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन कैसा होता है? different 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 होता है। different डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मान लो इस मेटल का कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन होगा ही, है ना? yes sir. Yes sir. तो मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 5 है। मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 5। ठीक है, अब इस पर क्या इंसिडेंट करें, इस पर हम क्या इंसिडेंट करें, एक लाइट। इस मेटल सरफेस पर क्या इंसिडेंट करते हैं हम, Light. light लाइट इंसिडेंट करें, ये कहेंगे ये, या कुछ और कहेंगे? photon जानते हो ये नहीं कहेंगे कि इस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करें, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे इस मेटल सरफेस पर फोटोन इंसिडेंट करें। क्या करें? photon Photon incident incident करें। याद है जब हाइगन जी रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहे थे, तो तुमने मिरर M1 M2 पर क्या लाइट इंसिडेंट करी थी या प्लेन वेव फ्रंट? Plane wave front. plane wave front याद है उन्होंने कहा कि अगर लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को प्रूव करना है तो ये मत कहो कि लाइट इंसिडेंट करें, आप ये कहो कि प्लेन मिरर पर एक प्लेन वेव फ्रंट ए भी इंसिडेंट किया, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। याद आया? yes sir. Yes sir. yes और sir इन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, photons तो आप ये मत करो कि लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, आप ये कहो कि फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। कर तो लाइट ही रहे हैं हम, इंसिडेंट कौन कर रहे हैं? light ही कर रहे लाइट। हैं, लेकिन लाइट ट्रेवल किसके फॉर्म में करती है? Photons photons के। के form में तो ये सोर्स लिया, तो आप ये मत कहो कि लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, आप ये कहो कि क्या इंसिडेंट कर रहे हैं? photons फोटोन। ये फोटोन है सारे, और इन सब की फोटोनों की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी, सोर्स एक ही, अलग अलग हैं। एक ही सोर्स से एक ही है। एक ही है जब एक ही सोर्स से एक थोड़ी एक सोर्स से एक ही फोटोन निकलता है, एक सोर्स से बहुत सारे फोटोन निकल रहे हैं, आ रहे हैं। yes yes sir. sir अब इस सोर्स से ये फोटोन निकल रहे हैं आपके, तो इस फोटोन सोर्स एक ही है, तो इन सब की एनर्जी भी, एक ही होगी एक ही होगी क्योंकि सोर्स एक ही है तो फ्रीक्वेंसी एक होगी, फ्रीक्वेंसी एक होगी तो एनर्जी एक होगी, तो इसकी एनर्जी h न्यू, इस वाले फोटोन की एनर्जी भी h न्यू, इस फोटोन की एनर्जी भी h न्यू, एवरी फोटोन की एनर्जी h न्यू, क्योंकि सोर्स एक ही है, फ्रीक्वेंसी एक होगी। क्लियर है? yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये बताओ अब इन्होंने क्या कहा, इस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करी या फोटोन? Photons. photons तो आप ये नहीं कहिए अब लाइट इंसिडेंट करी, एक्चुअल में करी तो लाइट ही, लेकिन लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? photons photons की फॉर्म तो में ये बोले कि भाई ऐसे बोलो, अब लाइट ट्रेवल करती है फोटोन के फॉर्म में, तो आप ये बोलो ना कि इस मेटल सरफेस पर हमने क्या इंसिडेंट किया, फोटोन इंसिडेंट किया। ठीक है, अरे ठीक Yes है। sir. तो चलो अभी मैं एक फोटोन, वैसे फोटोन तो Yes, बहुत sir. सारे निकल रहे हैं, लेकिन मैं अभी एक फोटोन को इंसिडेंट करके दिखाता हूं। मान लो एक फोटोन है और इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, h न्यू। ठीक है, तो जब ये फोटोन इंसिडेंट करते हैं इस मेटल सरफेस पर, तो जानते हो इसके मेटल के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहा। और फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं हम इस पे, बहुत सारे कर रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि एक ही फोटोन, लाइट सोर्स से एक ही फोटोन निकलेगा, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। मैं एक फोटोन से समझाऊंगा आपको। जब ये फोटोन इस मेटल सरफेस पर पड़ता है, तो ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी, आगे क्या बोल रहे हैं, जब ये फोटोन इस मेटल सरफेस से टकराता है, तो ये अपनी सारी एनर्जी, होल एनर्जी, मेटल के इनसाइड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है। ये फोटोन, जब ये एक फोटोन की बात कर रहे हैं, जैसे ये फोटोन है, ये फोटोन जैसे इस मेटल सरफेस से टकराएगा, इंसिडेंट करेंगे, तो ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी, होल एनर्जी, फोटोन के पास एनर्जी तो है, एनर्जी का बंडल है वो फोटोन, तो अब एनर्जी होगी उसके पास, तो ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी, होल एनर्जी, मेटल के इनसाइड किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर देता है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता है कि सबको बांट देता है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी दे देगा।
जैसे ये फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी मान लो इस इलेक्ट्रॉन को दी, और ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को ले लिया। आया? तो बताओ फोटोन का अस्तित्व बना रहेगा या खो देगा? खो देगा। फोटोन अपना अस्तित्व बना रखा है, बनाए रखेगा या खो चुका है? खो चुका है। होगा। क्यों? जानते हो कि फोटोन था क्या? एनर्जी का बंडल, उसने एनर्जी दे दी सारी। एनर्जी का बंडल था। फोटोन था ही एनर्जी का बंडल, और अपनी सारी एनर्जी इस मेटल के इनसाइड प्रेजेंट किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, एक ही इलेक्ट्रॉन को दे देगा, सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो उसके पास फोटोन था ही एक एनर्जी का बंडल, और उसके पास था ही एनर्जी, तो वो सारी की सारी उसने किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो अपना अस्तित्व खो देगा। उसने खो दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके क्या करेगा भाई? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी को लेके करेगा क्या? तो पहले एक बात समझ लो, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन के पास अब कितनी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन के पास अब कितनी एनर्जी है? एच न्यू। एच न्यू। फोटोन की एनर्जी के बराबर। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो फोटोन की एनर्जी के बराबर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है या नहीं? यस सर है। तो अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है ई है, वो इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। अब बताओ ये एनर्जी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। ये फोटोन के पास थी, लेकिन अब वो किसके पास आ गई? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ अरे गई। आ गई हैं? तो अगर ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है। तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? नहीं नहीं निकल निकल पाए। पाएगा। नहीं निकल पाएगा। तो ये भी कहा। इन्होंने कहा भाई जैसा कि लेनार्ड मिलकर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया वर्क फंक्शन के बारे में, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये फोटोन जो है, ऐसा नहीं कि तुम फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, फोटोन अपनी एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। फोटोन ने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी। अगर फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है दैट मींस किसके बराबर है? फोटोन की एनर्जी के बराबर, और वो इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा। ये अब आइंस्टाइन जी कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? फोटोन की एनर्जी के बराबर। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और तीसरी बात इन्होंने कही कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। ये इन्होंने बात कही। तो ऐसा नहीं कि कोई भी तुम फोटोन डाल दोगे तो मेटल सरफेस को एनर्जी, वो फोटोन अपनी सारी एनर्जी मेटल के इनसाइड किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, ऐसा नहीं है। फोटोन ने अपनी एनर्जी दी उस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी आ गई किसके बराबर? एक फोटोन के बराबर। और अगर ये फोटोन की जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के पास है अब उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बराबर है तो निकले आएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और ग्रेटर है तो निकले आएगा, बट काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये वाली जो बात मैं बोल रहा हूं, ये केवल सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए है, जो सरफेस ऑफ मेटल। कौन से इलेक्ट्रॉनों के लिए? जो सरफेस अप्लाई कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए है। इन इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं कह सकता मैं, अभी बताऊंगा पूरी बात। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले सुना? यस सर। तो आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, समझ में आया?
यस सर। यस सर। तो आइंस्टाइन जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का निकलना या नहीं निकलना किस पर डिपेंड कर रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन पर डिपेंड नहीं कर रहा। यस सर कर रहा है। यस सर। ये ई तो एनर्जी ऑफ फोटोन ही है जो इसने इसको दे दी इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? फोटोन की एनर्जी के बराबर। अगर फोटोन की एनर्जी किससे कम है? वर्क फंक्शन से कम है। ये इलेक्ट्रॉन के पास आ गई, बता वो ये फोटोन की एनर्जी किसके पास आ गई? इलेक्ट्रॉन के पास। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर है और वो एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बराबर है तो निकल जाएगा, करंट जीरो नहीं है। ज्यादा है तो निकल आएगा, करंट जीरो नहीं है। ऐसी बात किन्होंने कही? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? तो उन्होंने कहा भाई कि अगर फोटोन एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, अब मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, ऐसा फोटोन डाला है आपने, ऐसा फोटोन इंसिडेंट किया है कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और ऐसा फोटोन डाला है कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। और ऐसा फोटोन डाला है कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना या नहीं निकलना वो एनर्जी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, इन्होंने ऐसे कहा और इसी चीज को लेनार्ड और मिल्टन ने कैसे कहा था कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दूसरा, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तीसरा, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रहेगी। ये वाली बात किसने कही थी? लेनार्ड लेनार्ड एंड मिल्टन। और इन्होंने ये वाली बात कही कि ये दोनों बात एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। सर एक ही कैसे हो जाएंगे? वहां इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन वर्क फंक्शन से। ये तुम्हें एक ही चीज दिख रही है? मैंने कहा एक ही है बिल्कुल। सर कैसे, जरा समझाना। तो मैंने कहा देख भाई ऐसे ई की वैल्यू बता, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? एच न्यू। तो मैंने कहा लिख दे एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था लेनार्ड मिल्टन ने, याद है? ए न्यू नॉट। ए न्यू नॉट। लेकिन आइंस्टाइन जी क्या बताएंगे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला? एच एच न्यू न्यू नॉट। नॉट। तो कह रहे हैं कि ये होता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। अगर ये होता होगा तो ये यहां लिख लो एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन की वैल्यू। ठीक है? यस यस सर। सर। तो ये इससे कट गया तो क्या आ गया? न्यू लेस देन न्यू नॉट। तो देखो मैं कह रहा हूं कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता और लेनार्ड मिल्टन ने कहा था इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ये दोनों एक ही बात है, इसको सॉल्व करो यही आ जाता है। यस सर। समझ में आया? यस यस सर। देखो इस वाली केस को तुम सॉल्व कर लो, E बराबर 5 वाले को, इसकी वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटोन तो एच न्यू हो गया और वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। ऐसे एच काट दो, न्यू बराबर न्यू नॉट। तो देखो मैं कह रहा हूं इस वाले केस में मैंने कहा इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकल आता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ये लेनार्ड जी ने कहा था। इसको तुम आगे बढ़ाओ, ये वाला पॉइंट निकल आता है। आगे बढ़ाने पर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा। आया कि नहीं? देखो यस सर। तो सर। बताओ ये दोनों बातें एक ही तो हैं, बस बोलने का तरीका बदल लिया है ना? यस सर। अब देखो समझ में आ गया आपको लेनार्ड के इनसे ये पूछा जा रहा था लेनार्ड मिल्टन से, भाई लाइट डालने से स्टेप बाय स्टेप बता कि इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है। तो जवाब नहीं दे पाया। इन्होंने कैसे जवाब दिया समझ में आया कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और फोटोन के पास होती है क्या? एनर्जी। और ये अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो दे दी अगर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी भी इसमें कंडीशन है कि अगर फोटोन के पास ऐसा फोटोन डाला है आपने कि उसके पास एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ऐसा फोटोन डाला है कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो भी निकल आएगा। और ऐसा फोटोन डाला है जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इन्होंने ऐसे बोला। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को, देखो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन तो किसने भी दी थी? लेनार्ड मिल्टन ने। और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों को लाइट डालने पर उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल कैसे रही। नहीं आया? आ गया सर।
इन्होंने सर। बता दिया भाई लाइट डालने से ऐसे एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉनों को, और ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी कैसे मिली समझ में आया लाइट डालने से? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ा हो गया, हीट हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई होगी वर्क फंक्शन से, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे कुछ। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यही तो प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो इसको लेनार्ड विल्सन ये समझा नहीं पा रहे थे कि वो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी कैसे मिले, मैं उसे कैसे बोलूं, तो कैसे बोलूं तो इन्होंने ऐसे बोल दिया उसको। समझ में आया? Yes, sir. एक बात क्लियर हुई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। सर आपने ये जो क्यों लिखा कि सरफेस ऑफ मेटल, ये सारी कहानी कहाँ की है? ये वाली Metal Surface of surface. metal की। केवल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके लिए है ये, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए कहानी नहीं है ये वाली, इस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है ये वाली कहानी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है कहानी, जो सरफेस से निकल रहे हैं उनके लिए कहानी है ये वाली। शायद समझ में नहीं आया तो उसी की तरफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पहले तरफ समझ में आया पहले? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आगे जरा समझें, आगे बोल रहा हूं। तो देखो मान लो कि हम ऐसा फोटोन डाल रहे हैं, मान लो कि हम ऐसा फोटोन डाल रहे हैं कि उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है ना? लेट करके चल रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा फोटोन डाला कि उसकी जो एनर्जी है फोटोन की, एच न्यू किसकी एनर्जी, ये क्या है, ये एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे एच न्यू पूरा क्या है, एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन ही तो है। Yes, sir. तो हम ऐसा फोटोन डाल रहे हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इस केस में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आगे हम किस कंडीशन में रीड कर रहे हैं, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, इस sir. कंडीशन में रीड कर रहे हैं, इस कंडीशन में। ठीक है, चलो करो कंडीशन इस रीड में। तो मान लो कि ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है एच न्यू, ये E बराबर एच न्यू, इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू, मान लो ये 10 जूल है, समझाने के लिए 10 जूल मान लो, 10 जूल है ना? और इस मेटल का वर्क फंक्शन 6 जूल है। ठीक है, ठीक Yes, है। sir. अब ये Yes, sir. फोटोन अपनी एनर्जी, ये वाला फोटोन मान लो अपनी एनर्जी इसको दे रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास 10 joule. 10 joule. तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पर लाई कर रहा है कि इनर लाई कर रहा है? Surface लाई कर रहा है। ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है ना? तो एक सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ इसके इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई, एच न्यू इलेक्ट्रॉन के पास आ गई, जो सरफेस पर लाई करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी आ गई एच न्यू। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली मेटल से, अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके करेगा क्या, कितनी एनर्जी ली, 10 जूल ली, ये 10 जूल के बराबर मान ली मैंने। अब इलेक्ट्रॉन उसे दो तरीके से यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कितने तरीके से यूज करेगा, 2 तरीके से। दो तरीके। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन दो तरीके से यूज करता है जानते हो, सरफेस वाला केवल। लेकिन जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन होता, कौन सा, अंदर, मान लो ये वाले फोटोन ने इसको एनर्जी दी और ये दूसरा फोटोन आ रहा है, उसके पास भी इतनी एनर्जी, कुछ दूध कम है, इतनी है। नहीं है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को दी, इस वाले फोटोन, इसने तो इसको दे दी, लेकिन इस वाले दूसरे फोटोन ने इसको एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, एच न्यू, कितने के बराबर, 10 जूल के बराबर। लेकिन इनर वाले इलेक्ट्रॉन के पास अब कितनी एनर्जी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी कितनी एनर्जी है अब, 10 जूल। लेकिन ये इनर जो सरफेस, मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सरफेस पे नहीं है, अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके कितनी तरीके से यूज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके 3 तरीके से यूज करता है ना? अजीब सी बात। Yes, sir. Yes, sir. देखो हमने शुरुआत में कहा कि लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर
फोटोन, एक फोटोन नहीं डालते, बहुत सारे डालते हैं, फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं। तो कोई भी एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी मेटल के इनसाइड प्रेजेंट किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, लेकिन एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा। तो इस वाले फोटोन ने अपनी एनर्जी इसको दी, और दूसरा जो फोटोन आ रहा है उसने अपनी एनर्जी इसको दी। तो इसने सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को दी और इसने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को दी। इसके पास कितनी एनर्जी है? एच न्यू। इसके पास कितनी एनर्जी है? एच न्यू। आया? यस यस सर। सर। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी एच न्यू एनर्जी है और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी एच न्यू, लेकिन अंतर क्या है? ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला सरफेस वाला, और ये वाला सरफेस इनर है, मेटल के अंदर है, एच न्यू। उसके पास भी 10 जूल एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके, सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस पर लाई कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज कैसे करेगा? तो दो तरीके से एनर्जी को यूज करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अब ये इलेक्ट्रॉन उसे कितनी तरीके से खर्च करेगा, उस एनर्जी को कितनी तरीके से यूज करेगा? 2 तरीके से। लेकिन जो अंदर वाला है वो कितनी तरीके से यूज करेगा इसी एनर्जी को? 3 तरीके से। अब सर यहाँ ये 2 तरीके से कर रहा है, यहाँ 3 तरीके से कर रहा है, सर क्यों? ये 3 तरीके क्या है, 2 तरीके क्या है, उसको समझाएं। तो जरा समझो, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो चाहे ये वाला, ये जानते कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, इस एनर्जी का एक पार्ट कितना वर्क फंक्शन के बराबर वो खर्च करेगा, वर्क फंक्शन के बराबर। इस 10 जूल में से इलेक्ट्रॉन कितनी खर्च कर देगा वर्क फंक्शन में? 6 जूल। 6 और जूल। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी वर्क फंक्शन में कितने करेगा? 6 6 जूल। जूल। जानते हो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, सबको कितनी खर्च करनी ही करनी है? 6 वर्क जूल। फंक्शन के बराबर। एक बात तो, ये वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करी, तो आप क्या समझते हो इस एनर्जी को खर्च करने से क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन्स इस निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी खर्च कर दी, 6 जूल इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने भी इनर वाले इलेक्ट्रॉन ने भी इतनी 10 जूल में से कितनी एनर्जी खर्च कर दी? 6 जूल। तो इस 6 जूल एनर्जी खर्च करने से इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आई होगी? इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा 6 जूल एनर्जी खर्च करके? इजेक्ट हुआ होगा। तो तुम ये कह रहे हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन 6 जूल खर्च कर देगा तो सरफेस से बाहर आ जाएगा, और ये भी 6 जूल खर्च कर देगा तो सरफेस से बाहर आ जाएगा? नो भाई सर। इनर वाला सरफेस पर आ जाएगा। इनर वाला सरफेस पर, और वो वाला सरफेस वाला वो इजेक्ट हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, ऐसा नहीं है। अब जा समझो, बहुत से बच्चे, ये तो वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जीरो काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? उस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी की जरूरत होती है कि नहीं? इजेक्ट Yes, करने की yes, जरूरत sir. होती है ना, इजेक्ट करने के लिए। यस सर। तो बच्चों को Yes, लगता है कि वर्क फंक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मेटल के इनसाइड से बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। बच्चा ये सोचता है तो इसका मतलब इतनी एनर्जी खर्च करी इसने तो ये भी बाहर आ गया, और इतनी एनर्जी खर्च करी इसने भी इतनी एनर्जी खर्च कर दी तो ये भी बाहर आ गया। ऐसा नहीं है, वर्क फंक्शन का मतलब ये नहीं है। तो जरा देखो, इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसका मैं मतलब समझाता हूं कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, सुनना। जैसे ये मेटल है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ एक टीवी शोरूम है। ये क्या है? टीवी शोरूम। क्या है ये? टीवी शोरूम। जरा कहानी सुनना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट है बस केवल ये टीवी शोरूम है। तो देखो कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे तो ये टीवी शोरूम है, और यहाँ पे क्या है? मेटल बॉडी है आपकी, ये पूरा मेटल बॉडी, ये टीवी शोरूम। कंपेयरिंग कर रहे हैं ये दोनों।
इस मेटल बॉडी के अंदर तो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। देखो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। और इसके अंदर क्या है? चारों तरफ टीवी टीवी है। टीवी रखी है इसके अंदर, बहुत सारी टीवी रखी हैं। अरे समझ में आया? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन की कंपेयरिंग मैंने किससे करी है? टीवी से। टीवी से करी है। चलो ठीक है। नहीं नहीं, टीवी शोरूम तो क्या हो गया? जो कमरा है, टीवी शोरूम मतलब कमरा, वो तो मेटल हो गया। उसके अंदर जो टीवियां रखी हैं बहुत सारी, वो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें वर्क फंक्शन क्या होगा फिर? ये वर्क फंक्शन है इसमें, ये मेटल का वर्क फंक्शन। तो इसमें किस चीज को वर्क फंक्शन मानूं? टीवी की कॉस्ट, प्राइस ऑफ टीवी। जो प्राइस ऑफ टीवी है वो आपकी इस टीवी की कॉस्ट है। प्राइस ऑफ टीवी वर्क फंक्शन है। यहाँ पे वर्क फंक्शन जो रोल कर रहा है वो यहाँ टीवी का प्राइस। ठीक है नहीं? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का प्राइस है ये। वर्क फंक्शन किसका प्राइस है? इलेक्ट्रॉन का। तुम्हें बाहर ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो पहले प्राइस चुकाओ। इस टीवी को बाहर निकालना है तो टीवी का पहले पैसा दो, तब बाहर जाएगी ये कॉस्ट ऑफ टीवी। ये वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन का कॉस्ट है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब आगे यहां एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जैसे आप एच न्यू कह रहे हो, है ना? यहां पे तो एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां पे वो कौन चीज है? एनर्जी ऑफ फोटोन किसे माने? कस्टमर इसमें तो एनर्जी ऑफ फोटोन है। इसमें कौन है? बताओ बताओ। सर कस्टमर कस्टमर। जो कस्टमर है उसका रुपए, कस्टमर नहीं, कस्टमर के रुपए। कस्टमर के कौन? रुपए, जो वो लेके जा रहा है अपनी जेब में। कस्टमर के रुपए जो अपनी जेब में लेके जा रहा है। ठीक है। अब सोच लो कि जैसे ये मैंने माना है 6 जूल और ये मैंने माना है 10 जूल, ऐसे ही मैं इस टीवी के प्राइस को मान रहा हूं 10,000 रुपए। इनमें से कोई सी भी टीवी खरीद लो, सबका प्राइस 10,000। एवरी टीवी का प्राइस 10,000, कोई सी भी खरीद लो। ठीक है। लेकिन मैं पैसे लेके गया 5,000 रुपए। मैं गया शोरूम में, घुस गया, 5,000 रुपए मैंने टीवी शोरूम के मालिक को पकड़ाए और मैंने टीवी उठाई, चल दिया। तो क्या टीवी वो निकालने देगा शोरूम से? नो सर। नो सर। भाई 10,000 की कॉस्ट है टीवी की, और तुम 5,000 दिखा रहे हो, तो वो निकालने देगा? नो सर। बिल्कुल वैसे ही मेटल है, उसका वर्क फंक्शन तो 6 जूल है, और तुम ऐसा फोटोन डाल रहे हो कि जिसके पास एनर्जी 3 जूल है। आप ऐसा फोटोन डाल रहे हो कि उसके पास कितनी एनर्जी है? 3 जूल, और वर्क फंक्शन कैसा है? 6 जूल। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नो सर। तो इस वाले केस में तो टीवी भी बाहर नहीं निकलेगी। 5,000 रुपए डाल लेके चल रहे हो, टीवी का प्राइस 10,000, तो टीवी भी बाहर नहीं आने वाली। आ जाएगी क्या? नो सर। नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े तो मैंने कहा कि भाई वो अब कस्टमर अपनी जेब में कितना पैसे लेके चलता है? 10,000 आया, और ये कितनी एनर्जी डालते हैं? 6 जूल। पक्का? बताओ बताओ। यस सर। यस सर। तो अब बताओ, उसने 10,000 दे दिए। 10,000 देने के बाद वो टीवी को उठा के चल सकता है बाहर? यस सर। Yes, sir. जानते हो टीवी की कॉस्ट चुका दी लेकिन टीवी नहीं चलेगी भैया। बिल्कुल वैसे एक मोटरसाइकिल का अगर होती तो मोटरसाइकिल खरीद लेते, तो उसमें पेट्रोल है क्या? नो सर। अब तुम्हारे पास पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल है, पैसे हैं? नो सर। नो सर। तुमने जो मोटरसाइकिल है उसकी तो कॉस्ट चुका दी,
लेकिन उस चलाने के लिए उसको पेट्रोल चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? यस सर, चाहिए। चाहिएगी। तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, तो पेट्रोल तो डलने से रही। तुमने तो पूरे 10,000 ही लेके चले थे, तो जानते हो वो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं। चलो इतनी बात समझ में आई पहले? यस इतनी सर। आई? अच्छा, अगर आप ये बताओ इस टीवी को खरीदते, तो इस टीवी को खरीदोगे तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 10,000 ही। और इसको खरीदोगे तो 10,000। 10,000। तो सब कंडीशन में, चाहे तुम इस टीवी को खरीद लो, चाहे इसको 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 खरीद लो, सब कंडीशन में आपको कितना पेमेंट करना ही करना है? 10,000। 10,000। तो वैसे समझ लो ये वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन समझ लो वैसे ही। चाहे तुम इस इलेक्ट्रॉन को देख लो, चाहे इस इलेक्ट्रॉन को देख लो, चाहे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, किसी को भी देख लो, चाहे इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, चाहे इस इलेक्ट्रॉन की, आपको कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ी? 6 जूल। 6 जूल। अब बताओ 6 जूल अगर इसने कॉस्ट चुका दी, तो 10 जूल में से 6 जूल तो कॉस्ट चुका दी, इसकी भी और इसकी भी। अब बची कितनी एनर्जी? 4 जूल। 4 जूल। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास भी 4 जूल एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी कितनी एनर्जी है? 4 जूल। इस इलेक्ट्रॉन के पास भी 4 जूल एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी 4 जूल एनर्जी बची। इतनी तो कॉस्ट चुकानी कुचानी, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो आप। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास भी 4 जूल एनर्जी, और इस 4 जूल एनर्जी इसके पास भी है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास जो 4 जूल एनर्जी, इसकी बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो 4 जूल एनर्जी है, वो उस इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी का क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च कर दे, काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज कर लेगा। किसके रूप में? काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी एनर्जी बची इस इलेक्ट्रॉन के पास? 4 10 में से 6 जूल तो इसने चुका दी कॉस्ट, बची 4 जूल, तो 4 जूल को वो किसके रूप में यूज कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे अब यहां पे आ जाओ, यहां पे 10 जूल इसको भी मिली थी, तो इसके पास भी 10 जूल एनर्जी है। 10 में से कितनी तो चुकानी है उसे? 6 जूल। 6 जूल। कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना उसको पूरी की पूरी। जैसे यहाँ 10,000 का टीवी का प्राइस है, जितना तो खर्च करना ही करना है भाई। आया? यस। तो ये Yes, 6 जूल तो उसने दे दी, 10 में से 6 जूल तो वेस्ट हो गई इसमें, वर्क फंक्शन में। पक्का? यस सर। तो अब Yes, इस sir. इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची? 4 जूल। 4 जूल। 4 जूल। अब वो 4 जूल का क्या करेगा बताओ? नहीं, पूरी काइनेटिक एनर्जी में यूज नहीं कर सकता, पूरी काइनेटिक एनर्जी में यूज कर ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं कर सकता पूरी काइनेटिक एनर्जी में? यहाँ पे तो पूरी उसने 4 जूल काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज कर ली थी। ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरी काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्यों यूज नहीं कर रहा उसे? तो मैं कहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा। क्या करेगा? वेस्ट। कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा। ये एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट, डब्ल्यू मतलब बस वेस्ट, वेस्ट एनर्जी, डब्ल्यू ई का मतलब है वेस्ट एनर्जी। ये इस एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट कर देगा। क्यों करेगा सर ये वाला इलेक्ट्रॉन? इसने तो करी नहीं थी वेस्ट एनर्जी। 10 जूल में से 6 जूल तो ये आ गई, बची कितनी? 4 4 जूल। जूल। 4 जूल में से, 4 जूल में से ये वाला इलेक्ट्रॉन, 6 तो यहां खर्च हो गई, 4 जूल में से कुछ एनर्जी ये वेस्ट भी करेगा। 4 जूल में से करेगा, 6 जूल में से नहीं, 4 जूल में से कुछ एनर्जी वेस्ट करेगा। सर वेस्ट क्यों करेगा? ड्यू टू कॉलिजन्स, ड्यू टू कॉलिजन्स विद आयंस या एटम। सर समझ में नहीं आया। तो ये तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से सरफेस तक आएगा, सरफेस तक आएगा, तो वो किससे टकराते हुए आएगा कि सीधे चला आएगा? टकराते हुए आएगा। टकराते हुए आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा, ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर है, तो ये जब अंदर से सरफेस से यहां तक पहुंचेगा, सरफेस तक पहुंचेगा, तो बिना यहां से यहां तक आने में एनर्जी खर्च नहीं करेगा? करेगा। करेगा। किस चीज में एनर्जी खर्च होगी? कोलिजन की वजह से।
कौन सी एनर्जी खर्च होगी? 4 जूल में से खर्च होगी या 10 में से खर्च होगी? 4 जूल में से 10 में से 6 तो ये पक्का जाने जाने हैं। 10 में से 6 तो सब में कहीं से भी तुम निकालोगे, 10 में तो 6 जाने जाने हैं। 6 तो गए। अब बचे हमारे पास कितने? 4 जूल 4 जूल 4 जूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो 4 जूल है, इस 4 जूल का कुछ पार्ट सरफेस तक पहुंचने में वेस्ट कर देगा। क्यों कर देगा? कॉलिजन्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा तो कॉलिजन करता हुआ जाएगा सरफेस तक, इसीलिए ये कुछ पार्ट एनर्जी का वेस्ट करेगा। तो मान लो वेस्ट एनर्जी कुछ है, अभी पता नहीं कितनी है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी 4 जूल आएगी? नो नो सर सर तो देखो 10 में से 6 तो यहां चली गई, कुछ वेस्ट कर दी, बच गई, पहुंच गया सरफेस पर। और अगर बच गई होगी तो वो किसके रूप में आ जाएगी? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी के सर यहां इसने क्यों नहीं वेस्ट करी? इसने क्यों नहीं वेस्ट करी सर कॉलिजन में? तो भाई ये तो सरफेस पे ही लाई कर रहा है, इसके आगे कुछ है नहीं है, तो तुरंत बाहर निकले आया, कोलिजन ही नहीं किया इसने किसी से। अरे आया कि नहीं? यस यस सर यस सर तो इसीलिए जो सरफेस पर जो लाई करने वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर फोटोन उसको एनर्जी देता है तो 10 जूल एनर्जी ली। तो इलेक्ट्रॉन, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन उसे दो तरीके से ही यूज करेगा। एक तो कुछ उसका कितना वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लॉस्ट होनी है, वो सब में होनी है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल लो, सब में कितनी होनी है? 6 जूल के बराबर तो जानी है। 10 में से 6 गई तो बची कितनी? 4 जूल 4 जूल बची। इन सभी इलेक्ट्रॉनों के पास 4 जूल एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हैं, फोटोन एनर्जी देते हैं, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के पास 4 जूल एनर्जी होगी। अब उसे किसमें वेस्ट नहीं करनी? उसे कोलिजन में कोलिजन में नहीं करनी क्यों नहीं कोलिजन हो रहा है? समझ में आ रहा है? कोलिजन क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? यस यस सर तो फिर बची हुई एनर्जी का वो किसमें यूज कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक लिए एनर्जी लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेगा ना, तो 10 जूल एनर्जी उसे भी मिली है। फोटोन ने अपनी एनर्जी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को दे दी तो 10 में से 10 जूल है इसके पास भी। 10 में से कितनी खर्च इसे भी करनी है? 6 6 जूल तुम कोई सी भी टीवी खरीद लो, कोई सी भी, सबका प्राइस 10,000 है। चाहे तुम इसे खरीद लो चाहे इसे खरीद लो, 10,000 तो चुकाने हैं, प्राइस ही है 10,000 उसका। तो 6 जूल तो चुकाना है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो तुम, 10 जूल 6 जूल। अब बचा कितना? 4 जूल एनर्जी। 4 जूल एनर्जी में से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस तक आने में कोलिजन करेगा अंदर एटम के साथ, तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट कर देगा। अगर बच गई होगी तो बची हुई एनर्जी को 4 जूल में से अगर बच गई होगी, कुछ वेस्ट कर दी, मान लो इसने 1 जूल एनर्जी वेस्ट करी, तो फिर कितनी बच गई? 3 जूल अरे 10 में से 6 तो यहां कर दी, 4 ही तो बची थी। 4 में से 1 जूल यहां वेस्ट कर दी तो कितनी बची? 3 जूल 3 जूल कितनी वेस्ट हुई कहां तक पहुंचने में? यहां से कोलिजन करते करते सरफेस तक पहुंचने में, कोलिजन करने में, यहां से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक पहुंचा और कोलिजन करने में उसने कितनी वेस्ट कर दी सरफेस तक पहुंचने में? 1 जूल। तो कितनी सरफेस पर पहुंच चुका है ना, अब तो कोलिजन करेगा नहीं, तो बचेगी कितनी उसके पास अब? 3 जूल तो देखो 10 जूल थी, इन दोनों का सम करो, 10 जूल है कि नहीं? यस सर 10 जूल थी, इन सब का सम करो, 10 जूल है कि नहीं? यस सर देखो एक टेबल समझो क्या हो रहा है इन सब के बारे में, हो क्या रहा है, कहानी क्या बन रही है। तो कहानी जरा समझो। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे, फोटोन की जो एनर्जी है, सारे फोटोन की एनर्जी 10 जूल है कि अलग अलग है? इसकी 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 सबकी। तो 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 फोटोन निकल रहे हैं, इससे 6 फोटोन डाले मैंने, तो सबकी एनर्जी 10 जूल है। फोटोन की एनर्जी, ये एनर्जी फोटोन एच न्यू देखो, 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल, 1 2 3 4 5, ठीक है? आ रहा है? यस सर मान लो ये वाला जो पहला फोटोन है, इसने अपनी एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को दी, मतलब ये पहला फोटोन है, 10 जूल एनर्जी ले ली। कितनी इसे खर्च करनी है? 6 जूल उसको भी करनी है, 6 जूल इसको भी करनी है, 6 जूल 6 जूल और 6 जूल। तो 10 में से देखो इस
वाले फोटोन ने, ये फोटोन है, इसने अपनी एनर्जी इसको दी, इस वाले फोटोन ने इसको एनर्जी इसको दी, इस वाले फोटोन ने इसको एनर्जी दी, इस वाले फोटोन ने इसको एनर्जी दी, इस वाले फोटोन ने एनर्जी इसको दी, सबने अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इन सभी फोटोन इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी एनर्जी आ गई? सभी इलेक्ट्रॉनों के पास 10 जूल होंगे। 10 10 10 जूल। जूल 10 जूल 10 जूल सभी इलेक्ट्रॉनों के पास आ गई। अब इन इलेक्ट्रॉनों को सबको कितनी कॉस्ट चुकानी है? 6 जूल। 6 जूल 6 जूल तो सबको चुकानी है, लेकिन सब में वेस्ट एनर्जी सेम नहीं होती। जो सरफेस से निकलेगा उसमें तो कोई एनर्जी वेस्ट होगी नहीं। ये वेस्ट किस में हो रही है? कोलिजन्स में, ड्यू टू कोलिजन्स, ड्यू टू कोलिजन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहा हुआ ना, तो वो कोलिजन करेगा क्या? नो नो सर। सर तो ये बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कोलिजन कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कोलिजन करने के लिए ऊपर कोई एटम ही नहीं है। अरे एटम से करेगा, सरफेस पे लाई कर रहा है ये सरफेस वाला, तो ये तो तुरंत बाहर निकले आया, ऊपर कोई एटम ही नहीं है मेटल्स का, तो उसने तो कोलिजन करने में कोई एनर्जी वेस्ट करी नहीं सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ने। ये कहानी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की है। आया? यस सर। यस सर। अच्छा, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये यहां से यहां तक आने में कोलिजन करेगा कि नहीं? करेगा। यस सर तो ये एनर्जी वेस्ट करेगा, करेगा। यस सर। यस Yes, सर तो करेगा। इलेक्ट्रॉन ने 10 जूल में से 6 जूल तो सबने वेस्ट कर चुके हैं सभी, तो सभी इलेक्ट्रॉन के पास अब कितनी एनर्जी है? 4 4 जूल। जूल 4 जूल है। तो यहाँ 4 जूल में से इसने तो वेस्ट करी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको कितनी एनर्जी मिल गई? 4 जूल। अरे 10 थी, 6 जूल तो इन्होंने यहाँ पे वेस्ट कर दी वर्क फंक्शन में, 10 में से बची 4, यहाँ पे वेस्ट करी नहीं कोलिजन होने में, कोलिजन होने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करी सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ने, तो सारी यूज किसमें कर ली? काइनेटिक एनर्जी के लेकिन लिए। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, तो ये वाला सरफेस तक आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस्ट करेगा कि नहीं? कोलिजन करने में करेगा। वेस्ट करेगा। तो इसने करेगा। 1 जूल एनर्जी वेस्ट करी, तो 10 में से 6 यहाँ वेस्ट कर चुका था, तो कितनी बची? 4 4 बची। 4 में से 1 यहाँ बेच दी, वेस्ट कर दी, कितनी बची? 3 जूल। जानते हो ये 1 जूल वेस्ट करके कहां पर आ गया? वो सरफेस पे पहुंच गया कोलिजन करते करते ही। Yes, sir. सरफेस तक Yes, पहुंच sir. जाएगा, तब उसने कोलिजन करने में टोटल इतनी एनर्जी वेस्ट करी, अब बची कितनी? 3 जूल। तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा? 3 जूल से। 3 जूल लेकिन अगर ये फोटोन अपनी एनर्जी इसको देता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा या नीचे वाला? नीचे वाला। ये नीचे वाला अब यहां से यहां तक आएगा, तो ये ज्यादा कोलिजन करेगा, पहले की कंपेयरिंग कम करेगा, ज्यादा कोलिजन करेगा। तो ये और ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा, करेगा कि नहीं? मान लो इसने कितनी कर दी? 2 जूल। तो 10 में से 6 तो यहाँ इसने खर्च करके बैठा हुआ, बची 4, 4 में से 2 यहाँ खर्च कर दी, बची कितनी? 2 जूल। तो उस जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब वहां पर जो यहाँ पहुंचेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 2 जूल। 2 जूल ही होगी। 10 में से 6 तो यहाँ वेस्ट कर चुका है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे वाला और इसके आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और कोलिजन ज्यादा करेगा कम करेगा? और ज्यादा कोलिजन करेगा तो इसने 3 जूल ही कोलिजन यहां से यहां तक आने में 3 जूल एनर्जी खर्च कर डाली, तो कितनी बची? 1 जूल। 1 जूल काइनेटिक एनर्जी के रूप में बची। 10 में से 6 तो यहाँ चली गई और 3 यहाँ चली गई, तो 9 खर्च हो चुकी है, 1 बची है। लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये रहा, कि भैया यहां तक पहुंचा तो इसने कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी कोलिजन करने में? 4 जूल। तो ये पहुंच तो गया ना सरफेस पर, यस सर। यस सर अब इसके पास कितनी एनर्जी बची? 0। 0 जूल तो समझ में आ गया? अच्छा यस सर तो एक बार बताओ, ये वाली बात को कौन नहीं समझा पा रहा था? लेनार्ड और लेनार्ड और मिल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये तो कह दिया
कि जब हम लाइट डालते हैं, याद है लेनार्ड मिल्टन का एक्सपेरिमेंट, इस पर लाइट डाल रहे हैं हाई इंटेंसिटी न्यू फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें से 5-6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और एक निकल रहा है 5 जूल का, एक निकल रहा है 4 जूल का, एक निकल रहा है 3 जूल का, एक निकल रहा है 2 जूल का, एक निकल रहा है 1 जूल का, एक निकल रहा है 0 जूल का। बोला था यस सर। यस सर। एक ही फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा घटा रहा है? एक ही सेम फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी एक ही है तो फोटोन की एनर्जी तो एक ही है, 10 जूल, सबको 10 जूल ही मिल रही है, देख लो। एच न्यू फ्रीक्वेंसी सेम ही सबके लिए, तो सभी फोटोन की एनर्जी सेम है, 10 जूल 10 जूल, लेकिन फिर भी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। समझ में आया? यस यस सर। सर। तो इसने कैसे समझाया कि डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, समझ में आया? सेम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते, क्लियर है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कब निकला, कहां से निकला? सरफेस से। क्योंकि देखो 10 जूल सबको मिली, इतनी तो सबने कॉस्ट चुकाई, सभी इलेक्ट्रॉन ने चुकाएंगे, चाहे वो अंदर से निकले चाहे बाहर से निकले, इतनी तो कॉस्ट चुकानी की। लेकिन जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट नहीं करेगा एनर्जी को, कब? कॉलिजन सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा कॉलिजन में, इसीलिए उसकी ये काइनेटिक एनर्जी, ये वाले काइनेटिक एनर्जी को कैसे कहेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम? तो देखो यहाँ पे तो मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखी है, मैक्सिमम नहीं लिखी। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब मैं अगर इसे मिटा लूं तो देखो, मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला कैसे बना सकता हूं? तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं ऐसे, देखो एच न्यू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 5 + k मैक्सिमम। ये यस सर। यस सर। क्यों ना लिखूं? एच न्यू कितना है, 10 जूल, बराबर 5 कितना है, 6 जूल, और k मैक्सिमम कितना है, 4 जूल। 6 और 4 10 ही तो होते हैं, और ये भी 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 6 और 4 10 मिलके तो इसके बराबर है। यस सर। आ गया? यस आ गया? सर। तो मैंने k मैक्सिमम क्यों लिखा, ये तो क्लियर हो गया। k मैक्सिमम क्यों लिखा, ये तो क्लियर हुआ। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकलेगा, एच न्यू, इसको इधर ले आऊं तो -k5, ये तो निकलेगा। यस सर। सर। ये किसने निकाला, आइंस्टाइन ने निकाला है कि लेनार्ड मिल्टन ने? आइंस्टाइन ने। लेनार्ड मिल्टन ने क्या निकाला था, याद है? k मैक्सिमम इज इक्वल टू ए न्यू माइनस -5। पाई। अब इसे कंपेयरिंग करो, k मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या चक्कर है, और एच का ए की जगह पर एच आ रहा है, और लेनार्ड मिल्टन ने ये तो कहा था ए एक कांस्टेंट टर्म है, कहा था कि नहीं? यस सर। यस सर। सर। लेकिन उस कांस्टेंट टर्म का नाम क्या ये नहीं बता पाए, तो बोला कि भाई वो कांस्टेंट टर्म प्लांक कांस्टेंट है। इन्होंने ये करेक्शन किया, ये गलत है, ये सही है। आया बेटा? यस सर। यस सर। तो ये है फोटो, इसी इक्वेशन का नाम क्या है इस वाली का, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन ये नहीं है, करेक्ट इक्वेशन यहां से आएगी। क्या करेक्ट इक्वेशन आएगी? तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस वेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मैक्सिमम नहीं। क्या ये मैक्सिमम लिख सकता हूं क्या? नो सर। नो सर। तो देखो 3 जूल है, तो यहाँ वेस्ट कितनी हुई होगी, सीधी सी बात है, 1 हुई होगी। यस सर। 6 1 7 और 7 और 3 10, और ये 10, ये एनर्जी फोटोन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली और 3 तरीके से यूज करी। आया? तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो लिखूंगा एच न्यू -k के वेस्ट एनर्जी, ये तो लिखूंगा। यस सर। लेकिन जानते हो इस फॉर्मूले में खराबी क्या है? इस फॉर्मूले में क्या खराबी पता है? कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा कोलिजन में, क्या उसको निकालने के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? नो सर। देखो H प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है हमें,
और इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मालूम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है लाइट की, तो हमें फोटोन की एनर्जी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, नहीं मालूम पड़ जाएगी। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला बता तो रहा हूं कितना होता है। एच न्यू। तो फोटोन की एनर्जी निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती? यस सर, निकाली जा सकती है। और वर्क फंक्शन की वैल्यू भी निकाली जा सकती है सर, कैसे? एच न्यू नॉट से। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा, प्लैंक कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, निकाली जा सकती है। Yes, sir. यस सर। Yes. लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा, उस वेस्ट एनर्जी का कोई फॉर्मूला बता पाया कोई? No, sir. No, sir. भाई अब सब इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जो सरफेस पर वो एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ही नहीं कर रहा। सरफेस पर लाई करने वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा, उसके नीचे वाला एनर्जी वेस्ट कर रहा है कोलिजन करने में, उससे नीचे वाला और ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा है कोलिजन करने में। तो कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा उसको नहीं मालूम, लेकिन सरफेस वाला पक्का मालूम है कि सरफेस वाला वेस्ट एनर्जी नहीं करेगा ड्यू टू कॉलिजन में। आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और नहीं करेगा तो ये इतनी एनर्जी किसके काम में आ जाएगी? अगर वेस्ट नहीं करी, Kind ये वेस्ट नहीं करी तो फिर तो भैया यहां बढ़ेगा ना 4। नहीं आया? आगे आगे। sir. तो ये बताओ, अगर वेस्ट नहीं करे तभी तो उसे मैक्सिमम बोल रहे हैं। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो देखो, अगर वे इनर वाले के सरफेस के लिए तो हम फॉर्मूला ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, तो ये मैक्सिमम वाला नहीं है। लेकिन मैक्सिमम वाला लिखना है तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखना जरूरी है, तभी ये लिख पाएंगे। मैक्सिमम नहीं लिखोगे तो इतना, अगर तुम इतना लिखते हो तो ये फॉर्मूला गलत है, फिर तो ये सही है। और अगर तुम यहाँ पे मैक्सिमम लिखते हो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना पक्का अच्छी तरीके से? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या सभी इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से ही निकलते हैं? No, sir. नो सर। कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलते हैं और कुछ अंदर से. सर अंदर से Inside निकलते भी हैं। सर। जो सरफेस से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो अंदर से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। Minimum. कम होती है, क्योंकि वो कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट, 6 जूल तो खत्म कर दी, काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट होता है उसी में से तो खर्च कर देते हैं। यस सर। Yes. जो बच जाती है कोलिजन से बाहर निकल तक आ गए, कोलिजन करते हुए फिर बच गई, तो उसे किसके रूप में यूज कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन? अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए। Kinetic energy. समझ में आ गया बेटा कहानी? Yes, यस sir. सर। और जवाब मिल रहे हैं, देखो आइंस्टाइन लेनार्ड मिलकर इसी चीज का तो जवाब नहीं दे पाया था कि भाई, उसने ये तो बता दिया कि डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन पूछा कि क्यों निकलेंगे डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पास जवाब है कि नहीं? यस सर। Yes, है। sir. इन्होंने इसको इस तरह से समझाया आइंस्टाइन जी ने। आया? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो आइंस्टाइन जी की इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई। मैक्सिमम लिखा है ना मैंने बेटा, अगर मैक्सिमम नहीं लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा? के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई माइनस के वेस्ट एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन। आया? Yes, यस sir. सर। तो ये जरूरत नहीं पड़ती हमारे, पर समझ में आया एक्चुअल में फॉर्मूला ये है। तो हम तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? सरफेस वाले की। समझ में आ गया? यस सर। तो हम सरफेस वाला पहले बताते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों निकालते हैं? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो जानते हो हम केवल 2 वैल्यू बता सकते हैं कि सारी वैल्यू बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी की कौन सी 2 वैल्यू बता सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी की 2 वैल्यू बता सकते हैं ओनली, कौन सी? Maximum or minimum? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी की, मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम, कोई इलेक्ट्रॉन जो रिजेक्ट होता है उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू माइनस के फाई। और मिनिमम कितनी होती है? 0। आया? यस Yes, सर। sir. लेकिन बाकी की भी तो एनर्जी होती है, 0 के ऊपर भी और मैक्सिमम के बीच में वो एनर्जी होती है कि नहीं? होती हैं।
उसे कब बता सकते हैं? जब आप बताओ कि वेस्ट कितनी हुई कोलिजन में, तभी तो बता पाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब वेस्ट कितनी हुई तुम बता नहीं रहे हो, तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि कितनी कार्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में नहीं आया? Yes, sir. आगे sir. ठीक है, अब देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, के मैक्सिमम इज इक्वल टू, एक तो यही लिख सकते हैं और एक ये लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। फाई की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आ गया? एच न्यू नॉट क्यों कह दिया, क्लियर है? लेनार्ड मिलकर ने Yes, कहा था sir. ए बराबर ए, सॉरी लेनार्ड मिलकर के अकॉर्डिंग ये आया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. और इनके अकॉर्डिंग ये आया था। तुम कहोगे सर कैसे आया था? देखो ऐसे कर सकते हो, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई लिख रहे हैं। इफ न्यू बराबर अगर न्यू नॉट हो, देन के मैक्सिमम की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 0. इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। करंट कितनी होती है? 0. 0. यहाँ रख दो 0, के मैक्सिमम के लिए 0, एच न्यू की जगह पर न्यू नॉट माइनस के फाई, तो फाई बराबर एच न्यू नॉट। ऐसे तो ये निकाला था उन्होंने। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. और एच कॉमन ले लूं तो फिर ऐसे भी लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला एक ही अलग अलग है, Yeah. एक ही है. वर्क फंक्शन के टर्म में लिख दिया, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ले आया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो के मैक्सिमम राइट हैंड साइड में क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो बता रहा हूं, सी ओवर लैम्डा नॉट लिख सकता हूं, Yes, sir. Yes. और सी कॉमन ले लूं, ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. तो देखो अभी मैंने किस साइड में चेंजिंग करी? Right hand side में. राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज करिए क्या? No, No, sir. No, sir. चलो अब लेफ्ट हैंड साइड में चेंज क्या करते हैं वो देखते हैं। के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई। इसमें तुम इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस साइड में क्या चेंज कर सकते हो? तो इसमें चेंज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है क्या? Yes, sir. yes, ये क्या sir. लिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्या लिख रहा है? 1/2 एम एम वी वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी? Maximum. Maximum. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो मैक्सिमम स्पीड भी तो होगी। Yes, sir. Yes, sir. एक चेंज में ये कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। और क्या कर सकता हूँ, बता सकता है कोई? और कोई बता सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और क्या चेंज कर सकते हैं? कोई बता सकता है इसकी जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे, इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं? एक तो ये लिख सकते हैं, और Boltzmann constant. PV. E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इंटू, अरे भूल Stopping गए, potential. Yes, sir. के मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे पीछे भूल गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बड़ी जल्दी भूल गए। नहीं सर याद है। समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. E की वैल्यू तो वही 1.6 10 की पावर मास के 19 कूलम, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया बराबर। एक हम ये भी लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंज करा, राइट हैंड साइड में क्या चेंज किया, तो तुम जैसी जरूरत हो वैसा चेंज कर लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, काफी टाइम हो गया, कल आगे देखते हैं।